यौगिक शब्द पढ़े थे कि यौगिक शब्द कौन से होते हैं या यौगिक शब्द कैसे बनते हैं। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय से हिंदी के अंदर नए शब्द बनते हैं जिन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है क्योंकि हिंदी में नए शब्द निर्माण तो होते ही है, शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी संधि को पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। यदि आप संधि की अच्छी जानकारी रखते हैं तो आपका उपसर्ग, प्रत्यय, ये टॉपिक भी पूरे हो जाते हैं। और शब्द शुद्धि का तो होता ही है क्योंकि शब्द का निर्माण कैसे हुआ है यदि आपको ये पता है तो आप शब्द कभी भी अशुद्ध और शुद्ध शब्द है उसकी पहचान कर लेंगे। तो आज हम देखते हैं संधि के टॉपिक को जो हिंदी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक को मैं पिछले कई वर्षों से जब पढ़ा रहा हूं तो सबसे ज्यादा कालांश या सबसे ज्यादा समय मैं इसी टॉपिक को देता हूं क्योंकि यदि हिंदी का कोई छात्र है और वो यदि संधि का टॉपिक अच्छे ढंग से समझ ले तो उसके शब्द शुद्धि हो गया, उपसर्ग, प्रत्यय की सामान्य जानकारी हो जाती है, समास की भी जानकारी लगभग हो जाती है और शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। इस तरह से कई टॉपिकों को एक साथ संधि है वो कंप्लीट करती है। तो आइए हम देखते हैं संधि के बारे में। परीक्षाओं में जो हम त्रुटि करते हैं उस दृष्टि से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो मैं सोचता हूं कि हिंदी में आपको संधि के मैटर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सबसे पहले हम बात करें कि संधि है क्या। संधि के लिए एक सामान्यतः लोग कह देते हैं कि संधि दो वर्णों का मेल है या दो ध्वनियों का मेल है। तो वर्ण ध्वनि क्या होती है उस टॉपिक पे भी अपन ने जब वर्ण और ध्वनि का जब वर्ण विचार टॉपिक किया था उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था और वापस मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ध्वनि मतलब मैं जो मुख से बोल रहा हूँ वो ध्वनि है। सामान्य रूप से जो मैं मुख से बोलता हूँ वो ध्वनि है। यदि इस ध्वनि को कोई लिपि चिन्ह दे दिया तो वो हो गया आपका वर्ण। इसका मतलब बोला गया वो ध्वनि और लिखा गया वो वर्ण। बस ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब हम बोलते हैं वो ध्वनि है और लिखते हैं तो वो वर्ण। जो ध्वनि है उसका कोई लिपि चिन्ह दिया है तो वो आपका वर्ण बन जाता है। ठीक है। अब यहाँ हम संधि की दृष्टि से बात करते हैं कि जब दो ध्वनियों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। मतलब सबसे पहली शर्त क्या है इसमें कि पहले तो वर्णों का या ध्वनियों का मेल, वर्ण का मेल, क्लियर। दूसरा है विकार, इसको समझना जरूरी है। वर्णों या ध्वनियों का मेल है और उसमें विकार होना जरूरी है। यदि विकार नहीं होता है तो वो संधि नहीं है। ये बिल्कुल नोट करके आप रखिए। एक उदाहरण भी मैं बता देता हूँ, इससे और आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा सम रूप, समरूप। दो शब्द थे मेरे पास, सम था, रूप शब्द था। दोनों शब्द पास आ गए, मिल गए, मेल हो गया। कह सकते हैं हम कि माँ और र में मेल हुआ। उन दोनों को मिला लिया लेकिन यहाँ पर कोई भी रूप में परिवर्तन या विकार नहीं हुआ। विकार होना जरूरी। जब दो ध्वनियां मिलेगी और उनमें विकार नहीं होता है तो वो संधि नहीं हो सकती। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। कभी भी संधि के मामले में ये परिभाषा ध्यान रखना कि दो ध्वनियों का मेल और उसमें विकार, विकार सबसे इम्पोर्टेंट है। ध्वनियों का मेल के साथ विकार होना जरूरी है। यदि विकार होता है तो उसे संधि कहते हैं और विकार नहीं होता है तो उन्हें केवल हम दो ध्वनियों का मेल कह सकते हैं, वर्णों का मेल कह सकते हैं, वहां संधि नहीं है। चलिए दूसरी और बात मैं करता हूँ, इसमें उदाहरण के साथ अपन बात करते हैं। जैसे दो ध्वनियों का मेल हो गया और उसमें विकार कैसे होता है वो देखिए। जैसे पर धन अधीन, पर अंतिम ध्वनि यहाँ आपकी अ की थी और ये अधीन शब्द, ठीक है। इन दोनों का मेल हुआ तो
अ और अ मिलके यहाँ क्या बन गया, आ, और ध्वनि बनी आ की, तो पर धन अधीन पराधीन। इसी तरह से ये देखिए सूर्य, अ की ध्वनि और ये ऊ की ध्वनि, अ और ऊ मिलके नई ध्वनि बनाई ओ की, सूर्य धन उदय और सूर्योदय। ठीक है, तो ये मोटा मोटा जो कंसेप्ट है ये ध्यान रखना। दूसरा और थोड़ा और ज्यादा अपन डीप एक्सप्लेन करें तो ये भी है कि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और मेल करने वाले शब्द की प्रथम ध्वनि, इसकी अंतिम ध्वनि, इसकी प्रथम ध्वनि, और दोनों ध्वनियों का मेल हुआ और मेल होने से विकार हुआ, नया शब्द बना, और नया शब्द बनता है विकार स्वरूप, तो वो आपका संधि होगा। ये जो रूप है उसको कहा जाता है संधि विच्छेद, और ये है संधि होना। जो दो अलग अलग लिखे जाए तो वो संधि विच्छेद है, और दोनों मिल के जो बनाते हैं वो संधि। ठीक है, अब मोटी मोटी बात हम करें कि संधि के भेद कितने हैं। सामान्यतः ये बहुत छोटी कक्षाओं के स्तर का प्रश्न है, बड़ी कक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछा नहीं जाता है, और प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर तो संधि के उदाहरण पूछे जाते हैं, संधि विच्छेद पूछे जाते हैं, या संधि का नाम पूछा जाता है। चलिए आगे बात करें संधि के भेद। संधि के भेद में ये खास ध्यान रखना है, जहां हम त्रुटि करते हैं वो मैं विशेष ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा, कि हम सोच लेते हैं कि संधि के भेद स्वर संधि तो स्वर का स्वर के, और व्यंजन मतलब व्यंजन का व्यंजन से, और विसर्ग मतलब विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की कहाँ जरूरत है, ये मैं ध्यान आपका खींचना चाहूंगा। पहले देखिए अपन स्वर संधि, मतलब जो ध्वनिया मेल कर रही है उस मेल करने वाली ध्वनियों के आधार पर ही संधियों के नाम, इसलिए आपको विशेष कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं रहती है। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कौन सा प्रथम शब्द है उसकी अंतिम ध्वनि और मेल करने वाले शब्द की प्रथम ध्वनि, ये दोनों मेल कर रही है, तो कौन कौन सी ध्वनियां मेल कर रही है उसके आधार पर ही इनके नामकरण किए गए हैं। जैसे स्वर संधि पहला भेद होता है, तो स्वर संधि में हम ध्यान दें कि स्वर के साथ स्वर का मेल, स्वर के साथ स्वर का मेल मतलब प्रथम शब्द है उसकी भी अंतिम ध्वनि स्वर, और जो मिल रहा है उसकी भी प्रथम ध्वनि स्वर, इसकी अंतिम और इसकी प्रथम ध्वनि, और दोनों स्वर होंगे। जैसे राम धन अवतार, यहाँ पे अ है, ये अ है। अब स्वर में कोई भी हो सकता है, एक ये उदाहरण जरूर है कि इसमें दोनों अ है, बाकी यहाँ अ ई हो सकता है, अ आ हो सकता है, और उसके आधार पर भी स्वर संधि के उपभेद और है। तो ये आगे अपन डिटेल में बात करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो स्वर संधि, जैसे राम धन अवतार और रामा अवतार। ठीक, चलिए नेक्स्ट व्यंजन संधि। सबसे ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पे थी। व्यंजन संधि में क्या होता है, प्रथम शब्द है उसकी अंतिम ध्वनि स्वर और मेल करने वाले शब्द की प्रथम ध्वनि व्यंजन, जैसे अंतिम स्वर और प्रथम व्यंजन, तो भी आपकी व्यंजन संधि हो सकती है। व्यंजन के साथ व्यंजन की संधि हो तब भी व्यंजन संधि होगी, और व्यंजन के साथ स्वर हो तब भी व्यंजन संधि हो सकती है। ये तीन तरह से व्यंजन संधि आपकी होगी, इसलिए इसको विशेष ध्यान रखें। हम कई बार ये मान लेते हैं कि व्यंजन के साथ व्यंजन की संधि हो गई तो व्यंजन संधि होगी, नहीं, ऐसा नहीं। स्वर के साथ व्यंजन की संधि, देखिए आप उदाहरण इससे समझ जाएंगे। और भी जैसे यहाँ अंतिम ध्वनि ई है परी, और ये व्यंजन है, तो ये स्वर था और ये व्यंजन, और इसके साथ संधि हुई और परिच्छेद शब्द बना, च का आगम होता है यहाँ पे। अब ये कैसे होता है वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब भी व्यंजन संधि पढ़ूंगा मैं। तो स्वर की संधि व्यंजन के साथ परिधर्मच्छेद और परिच्छेद नया शब्द बना। आगे देखिए, व्यंजन की संधि व्यंजन के साथ प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन और मेल करने वाले शब्द की प्रथम ध्वनि व्यंजन। तो व्यंजन की व्यंजन के साथ संधि, जैसे जगत धन्ना, यहाँ व्यंजन था, यहाँ पे भी व्यंजन है, त और न, और ये त है वो न में बदल गया, और जगन्नाथ, तो यहाँ ये व्यंजन संधि हुई। व्यंजन के साथ स्वर की संधि, जैसे व्यंजन जगत और स्वर ई इश, और इन दोनों की संधि के फलस्वरूप नई जो ध्वनि आई
त है वो द में बदला और जगदीश। नेक्स्ट हम बात करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर हो सकता है और विसर्ग के साथ व्यंजन भी आ सकता है। विसर्ग की ध्वनि है वो स्वर के साथ संधि करती है, जैसे मनः। तो यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखिए, यहाँ विसर्ग है वो संधि करता है, विसर्ग के आगे वाली ध्वनि है वो संधि नहीं कर रही। तो ये विसर्ग है, इसने अ के साथ संधि की और यह विसर्ग है वो ओ में बदल गया और मनोनुकूल ये नया शब्द बना। इसी तरह से ये देखिए विसर्ग धन व्यंजन, विसर्ग ये हो गया मनः और ये हो गया आपका व्यंजन। यहाँ स्वर था, यहाँ व्यंजन है और विसर्ग है वो ओ में बदल गया मनोधन हर और मनोधन हर मनोहर। तो इस तरह से आपने देखा कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ये 3 संधि के मोटे मोटे भेद हैं। अब हम आगे बात करते हैं स्वर संधि के उपभेद और स्वर संधि पर बात करेंगे। चलिए आगे। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि ये आपके पास हमेशा एक नोट्स के रूप में रहेगा। अब हम संधि में बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि, अब स्वर संधि में आपको मैं बता चुका हूं कि स्वर की संधि स्वर के साथ, मतलब दोनों स्वर होंगे, स्वर के साथ स्वर की संधि। ठीक है। अब ये स्वर संधि के अंदर भी दोनों स्वर कौन कौन से मेल कर रहे हैं उसके आधार पर उसके उपभेद हैं। एक एक उपभेद पर मैं बात करता हूं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है कि 2 स्वर मिलते हैं और नया स्वर यदि दीर्घ बन रहा है तो वो आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होगा। दूसरा होता है इसमें गुण संधि। अभी एक बार मैं भेद बता देता हूं, फिर डिटेल में अपन चर्चा करेंगे एक एक पे। तीसरा है वृद्धि संधि। चौथा है यण संधि। और 5वां उपभेद है अयादि संधि। ठीक है। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि ये स्वर संधि के उपभेद कहे जाते हैं। अब हम एक एक पर बात करेंगे। पहला मैं टॉपिक लेता हूं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ मतलब बड़ा। अब जो 2 स्वर मिलेंगे और 2 स्वर मिलकर यदि दीर्घ स्वर बनाते हैं तो वो आपका होगा दीर्घ संधि। अब परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस दृष्टि से मैं बात कर रहा हूं आपसे कि प्रश्न क्या पूछा जाता है। एक तो संधि की पहचान, जैसे कोई शब्द दे दिया और उस शब्द में ये पूछा जाता है कि इस शब्द में कौन सी संधि है। तो पहली ट्रिक जो मैं बताने जा रहा हूं और उसको आप ध्यान में रखेंगे तो कभी भी आप दीर्घ संधि या कोई भी जो हर संधि का मैं ट्रिक बताऊंगा, तो जो ट्रिक मैं बता रहा हूं वो उस पैटर्न पे ही आप चले, कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। जैसे दीर्घ संधि है, कोई भी शब्द दे दिया और उसकी पहचान हम कैसे करें कि इसमें दीर्घ संधि है। तो संधि किया हुआ जो पद है उस पद में आ, ई और उ, ये खास नोट करना आप। आ,
ई और उ की ध्वनि यदि आती है तो यहाँ हमेशा दीर्घ संधि होगी। जब भी कोई पद देखे आप उस पद को पहले देखिए, देखने के बाद ये ध्यान करिए कि इसमें संधि कहाँ पे हो रही है, और उस संधि जहाँ हो रही है और उसके फलस्वरूप वहां जो ध्वनि है वो यदि आ की आ रही है, ई की आ रही है या ऊ की आ रही है तो यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसके अलावा कोई भी ध्वनि नहीं होती है जो दीर्घ संधि बनाती है। ठीक है, शब्द देखिए, जैसे एक शब्द में बता देता हूं आपको। सामान्यतः विद्यालय, ये शब्द ही देख लीजिए क्योंकि ज्यादातर प्रचलन में यही शब्द आता है, विद्यालय। प्रश्न पूछा गया कि विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है। अब हम देखें कि पहले तो यहाँ पे संधि कहाँ पे हो रही है, कौन सी ध्वनि आ रही है संधि के फलस्वरूप। तो यहाँ देख लिया हमने, ये विद्या शब्द है और आलय जुड़ा है और यहाँ आ की ध्वनि आ रही है। अब ये आ की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब यहाँ कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। तो ये पहचान की सबसे बड़ी ट्रिक्स यही है, और ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। केवल दीर्घ संधि कहाँ हो रही है, तो यदि संधि के फलस्वरूप जो भी पद दिया गया है उस पद में आ, ई और उ आ रहा है संधि के बाद, तो यहाँ दीर्घ संधि होगी। एक समस्या सोल्व होगी आपकी। दूसरा हम बात करें, जो सेकंड स्टेप आएगी कि ये आ की ध्वनि कैसे आई, कैसे आ की ध्वनि बन सकती है। यदि आपको ध्यान हो तो जब मैंने वर्ण विचार पर बात की थी तो उस समय मैंने बताया था आपको कि आ की ध्वनि कैसे बनती है, दीर्घ स्वर जब बताया था ना, तो दीर्घ स्वर में आ की ध्वनि कैसे आती है, ई की ध्वनि कैसे आती है, ऊ की ध्वनि कैसे आती है। तो इसमें स्पष्ट है कि दो समान स्वर मिलते हैं और दोनों समान स्वर मिलके ये दीर्घ ध्वनि आती है। मतलब दो समान स्वर मिलेंगे और उसके फलस्वरूप दीर्घ ध्वनि आएगी। आ की ध्वनि की बात करें तो अ कैसे आ सकता है, देखिए। तो अ की ध्वनि अ के साथ मेल करें, अ धन अ, तो आपकी आ की ध्वनि आएगी। एक और है, जैसे अ की जगह यदि आ हो गया तो, और आ है वो अ से संधि करता है, तब भी आ की ध्वनि आ सकती है। इसी तरह से हम देखें कि यदि अ की ध्वनि आ के साथ मेल करे तो अ की ध्वनि आ के साथ मेल कर रही है तो भी आ की ध्वनि आएगी, और आ की संधि आ के साथ हो तब भी आ की ध्वनि आएगी। तो इस तरह से अ और आ की संधि अ और आ के साथ हो तो आ की ध्वनि आएगी, और आ की ध्वनि आती है तो वो दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। अब हम कुछ उदाहरणों के साथ इसको और स्पष्ट कर लेते हैं। गीत धन अवली, अ है अ का मेल अ के साथ, तो नई ध्वनि कौन सी होगी, आ की ध्वनि। और कैसे आएगी, तो गीता वली। अब गीतावली, तो इसी तरह से नया शब्द एक और बनता है दीपावली, वो आपको जानकारी में होगा कि दीप धन अवली, तो दीपावली। और शब्द पर बात करते हैं। चरण धन अमृत, चरण धन अमृत। अ है अंतिम ध्वनि, ये जरूर ध्यान रखना कि कभी न है या त है तो इस त के साथ त कैसे बना है, तो इस त व्यंजन के साथ अ मिला हुआ है तब ये त बनता है, अन्यथा केवल व्यंजन रूप होती है, हलंत आता है। तो ये ध्यान रखना, ये न है इसका मतलब न के साथ अ की ध्वनि है, तो अ और अ ये मिलके क्या बन गया आपका चरणामृत। मैंने कुछ नहीं किया, केवल अ को मिला लिया है, आ की ध्वनि आ गई और आपका चरणामृत या गीत धन अवली, तो अ और अ मिला और गीतावली। तो इस तरह से नया शब्द आपके पास आ गया, गीतावली, चरणामृत। एक और शब्द देखते हैं, देखिए कुछ नए में देखते और आ मिले, देव धन आलय। तो ये अ था, ये आ के साथ मिला और नया शब्द बन गया आपका देवालय। ठीक है, और शब्द देखिए आप, परम धन अर्थ
ये अ था, ये अ से मिला और नई ध्वनि आई परमार्थ। और उदाहरण देखिए, झन धन आदेश, नया शब्द बन गया, अ और आ मिलके जनादेश। और इधर ले लेते हैं, पूरा धन अवशेष। अब इसमें मैंने आ है और अ है, आ और अ मिलके भी आ की ध्वनि देंगे, पूरा अवशेष। अभी रीड के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था, ध्वंसावशेष। तो ध्वंसावशेष में क्या होगा, ध्वंस धन अवशेष। आगे देखिए, द्वारकाधीश, ये शब्द बहुत अच्छा शब्द है। एक तो इस शब्द में सबसे बड़ी समस्या द्वारिकाधीश कई बार बोलते हैं, जबकि वो शब्द द्वारका है। द्वारका एक स्थान का नाम है और उसका अधीश कौन था, कृष्ण थे, तो उनको द्वारकाधीश कहा जाता है। द्वारकाधीश, उसका मैं उल्टा करके बताता हूँ किस तरह से शब्द बनता है। अब परीक्षा में एक ये भी बता देता हूँ कि परीक्षा के अंदर कभी कभी क्या होता है, जैसे इस तरह से शब्द पूछा जाता है और फिर पूछा जाता है कि इसमें इसका उपयुक्त विकल्पों में सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा उल्टी स्टेप चलेंगे। जैसे यहाँ अ से अ मिल रहा है तो आ बना, ऐसा मैंने बताया था। अब हमारे पास पहले से ही आ है, अब ये आ द्वारकाधीश, तो यहाँ आ की ध्वनि आई, पहचान हमने की भाई क्या आ रहा है, तो आ रहा है। अब ये आ कैसे बनता है वो हमको पता है कि अ और आ की संधि अ आ के साथ हो तो आ आता है। तो यहाँ द्वारकाधीश का जब संधि विच्छेद करना है तो हमें ध्यान में आ जाना चाहिए कि क्या होना चाहिए, द्वारका स्थान का नाम और उसके अधीश, ये हो गया द्वारकाधीश। अब कुछ इस तरह से ही प्रश्न में और मैं बता देता हूं, जिससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि हमें कैसे इस संधि के प्रश्न जो आते हैं उनको करना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लीजिए इसको और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दीर्घ स्वर संधि और आपके आ की आवाज, ई की आवाज और ऊ की आवाज। बस इस तरह से आप हमेशा नोट्स भी बनाए थे, इस तरह से लिखे, आपको हमेशा ही ध्यान में रहेगा कि आ, ई और ऊ की ध्वनि आती है, इसका मतलब दीर्घ स्वर संधि है। अभी अपन आ के उदाहरण पे ही बात कर रहे हैं और कुछ उदाहरण में बता देता हूँ जिससे और स्पष्ट हो जाएगा। कुछ शब्द दे रहा हूं मैं, लिख रहा हूं पहले, जैसे फलाहार, महाशय, गीता वो लिखना, व्यक्तिगत नया शब्द लिखता, अंत्याक्षरी, रामानुज, देशाटन, और शब्द लिखिए रत्नाकर, और देखिए कारावास, महाशय लिख दिया, भ्रष्टाचार, मुक्तावली, चलिए परीक्षा के अंदर इस तरह से आपको शब्द दिया जाता है और उस शब्द का उपयुक्त या सही विकल्प में चयन करना है। सही विकल्प कौन सा है, हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप करें, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, आसानी से आप हल करेंगे। देखिए फलाहार शब्द जैसा है, अब हमें पहले स्टेप में ये काम करना है कि यहाँ पर संधि कहाँ हो रही है। तो यहाँ फलाहार, आ की ध्वनि आई है ना, दो शब्द अलग अलग दिख रहे हैं हमको, फल शब्द है ना, आहार शब्द है, और ये दोनों मिल रहे हैं और आ की ध्वनि आ रही है। तो ये पहला काम हमने कर लिया कि यहाँ
कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। आ की ध्वनि आ रही है, संधि कहाँ हुई? नंबर 1। नंबर 2, ध्वनि कौन सी आई? तो कौन सी ध्वनि आई? आ की ध्वनि आई। तो आ की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। अब तीसरी स्टेप पर जाते हैं कि आ की ध्वनि आखिर आती कैसे है। तो अ और आ की संधि अ आ के साथ हो तो आ की ध्वनि आएगी। चलिए देखते हैं इसमें। अब ये आ की ध्वनि है तो इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो फल अ हो गया ये, और आहार, तो फल धन आहार, फलाहार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अगला एक शब्द और देखते हैं, महाशय। यहाँ पे भी यही स्थिति पहले देखे अपन कि शब्द में संधि कहाँ पे हो रही है। तो ह के साथ आ की ध्वनि आ रही है। आपने पहचान कर लिया। अब आ कब हो सकता है? तो अ आ की संधि अ आ के साथ हो तो आ की ध्वनि आएगी। तो यहाँ शब्द होगा महा धन आशय। ठीक है, ये दो शब्द अलग अलग बन गए। महा धन आशय, आ की संधि आ के साथ हुई और आ की ध्वनि आई। और देखिए यहाँ पे अंत्याक्षरी। चलिए पहचान करिए इसमें कि पहले संधि कहाँ पे हो रही है। तो अंत्य और अंत्या, या की ध्वनि आ रही है, मतलब अंत्याक्षरी। तो य के साथ आ की ध्वनि आ रही है, वहां संधि हो रही है। शब्द आपका ध्वनि आपकी आ रही है आ की ध्वनि। आ की ध्वनि कैसे हो सकती है? अ आ की संधि अ आ के साथ हो। तो यहाँ अंत्य शब्द बनता है पहला, और दूसरा पद बनता है आपका अक्षरी। तो अंत का अक्षर होता है वो अंत्याक्षरी कहलाता है। अंत्य धन अक्षरी, आ की ध्वनि आ गई। ये शब्द देखिए, ये परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न था रामानुज, और बहुत अच्छे ढंग से इस प्रश्न को पूछा गया कि ऐसा शब्द जिसमें संधि भी है और समास भी है। तो ये समास वाला भी शब्द है। जब समास के टॉपिक पर बात करेंगे तो इस पर और चर्चा करेंगे। रामानुज किसको कहा जाता है? राम का अनुज, और विशेषकर लक्ष्मण के लिए ये शब्द काम में आ जाता था। दूसरे रामानुजाचार्य एक आचार्य भी हुए हैं। तो राम रामानुज है ना। यहाँ वही पहचान, पहले म के साथ आ की ध्वनि आ रही है या, और आ कैसे आता है? तो अ आ की संधि अ आ के साथ। तो राम शब्द है आप जानते हैं, और राम धन अनुज, रामानुज। इसमें देखिए देशाटन संधि कहाँ पे हुई? स के साथ आ की ध्वनि। आ की ध्वनि कैसे आती है? तो अ आ की संधि अ आ के साथ हो तो आ की ध्वनि आती है। तो यहाँ संधि विच्छेद होगा। देश शब्द है, देश धन अटल, देश धन अटल। रत्नाकर, वही यहाँ संधि कहाँ पे हुई? तो रत्न के साथ आ की ध्वनि आ रही है। आ कैसे बना? तो अ आ की संधि अ आ के साथ हो तब आ बनता है। रत्न संधि विच्छेद हुआ, रत्न धन आकर। कई बार लोग क्या करते हैं, अपनी तरफ से कोई परिवर्तन कर लेते हैं और फिर परेशान होते हैं। जैसे रत्नाकर शब्द है। अब रत्नाकर में क्या होता है, आपके पास एक ऑप्शन ये आएगा कि रत्न धन आकार, रत्न धन आकार। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि जल्दबाजी में, अरे यार ये तो आकार ही होना चाहिए। भाई आपको तो संधि विच्छेद करना है। संधि जहाँ हो रही है वो आ की ध्वनि आ रही है और आ की ध्वनि का ही विच्छेद करना है। कोई आगे इसके अलावा हमें कहीं कोई परिवर्तन करना नहीं है। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो वो फिर हमारी ज्यादा बुद्धि का है तो उपयोग कर लिया है, और इस कारण से हम ज्यादा सोचकर भी कभी कभी गलती कर लेते हैं। हमारा ध्यान केवल ही वही होना चाहिए कि ये संधि हुई है तो उसका संधि विच्छेद करना है। उसके अलावा हमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं करना है। यदि आपने एडिशनल कोई परिवर्तन कर दिया तो फिर आपके लिए बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। तो रत्न धन आकर, रत्नाकर। और आगे देखें यहाँ पर। हाँ, अब नया शब्द एक देखिए, कारावास। कारावास में वही र के साथ आ की आवाज है। अब ये आ की ध्वनि कैसे आती है? अब तक तो समझ चुके हैं आराम से कि आ की संधि अ आ के साथ हो रही है तो आ की ध्वनि आएगी। तो यहाँ सबसे बात ये खास ध्यान रखनी पड़ती है, जब भी ये संधि विच्छेद होता है तो जो दो पद आ रहे हैं, मतलब अपने आप में दोनों शब्द है और इन शब्दों के मेल से नई ध्वनि आ रही है। शब्दों के
शब्द की प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और जो मेल कर रहा है उसके अंतिम ध्वनि, ये दोनों मिलकर ही नई ध्वनि आ रही है। तो काराधन आवास होगा। कई बार क्या कर लेते हैं लोग, कार कर देते हैं, कार धन आवास, और ये गड़बड़ हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है ये कारावास, क्योंकि कई बार क्या कर देते हैं, कार धन आवास कर देते हैं। अब कार धन आवास का मतलब क्या हो गया, आपके जो कार रखने की जगह है वो हो गई आपकी कारावास, कार आवास, कार का आवास, तो गैराज हो गया। ये अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जबकि कारावास हम लोग जानते हैं कि जो बंदियों के रखने की जगह होती है उसको कारावास कहा जाता है। तो कारा का देखें आप, तो कारा शब्द है ना, वो बंदी का पर्याय शब्द है, पर्यायवाची शब्द है कारा। इसका एक अर्थ ये भी लिया जाता है, कारा मतलब जो लोहे की बार होती है इसको भी कारा कहा जाता है। तो वो आवाज जहाँ लोहे की बार से बना होता है, तो हम जानते हैं लगभग बंदी गृह होते हैं, उसमें बार होती है लोहे की, तो बंदियों को रखने का स्थान होता है, वही काला धन आवास है, कारा आवास। भ्रष्टाचार, यहाँ पर भी वही आ की आवाज, तो भ्रष्ट धन आचार, भ्रष्टाचार, ठीक है। इसी तरह से हाँ, एक कारावास में और मैं बता देता हूँ, जैसे कारागृह, कारागार, सॉरी कारागार, तो उसमें भी क्या होगा, काराधन आगार, कारागार, ये शब्द बनेगा। मुक्तावली है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है परीक्षा की दृष्टि से, और त्रुटि भी होती है इसमें। कई बच्चे क्या कर लेते हैं इसमें, मुक्तावली, तो जल्दबाजी में वो लिख देते हैं मुक्त धन अवली। शायद हो सकता है आपने भी सोचा होगा मुक्त धन अवली हो सकता है, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं बता देता हूँ। मुक्तावली किसको कहते हैं, मोतियों की जो माला होती है, मोतियों को यदि एक पंक्ति के अंदर पिरो लिया जाए, अवली मतलब पंक्ति होता है, जैसे दीपावली, तो दीप धन अवली, दीप की पंक्ति है, उसको दीपावली कहा जाता है। तो इसी तरह से मुक्तावली में क्या होगा, मुक्ता की अवली होगी, तो मुक्ता धन अवली, मुक्ता धन अवली, मुक्तावली। इस तरह से आप यदि करेंगे तो मैं सोचता हूं कि कोई गलती आप नहीं करेंगे, और आसानी से आप आ के उदाहरण हैं जो मैंने बताए हैं, इन उदाहरणों को देखकर कम से कम 5-7 उदाहरण, दूसरे 10 उदाहरण तक जोड़ लेते हैं, तो आपका ये दीर्घ संधि में आ का कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ कहीं पर भी कोई गलती होने की कोई संभावना नहीं है, कोई त्रुटि नहीं हो सकती। अब हम बात करें ई की ध्वनि की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और आगे अपन बात करते हैं ई की ध्वनि। दीर्घ स्वर संधि में हम ई को हम देख रहे हैं। ई की ध्वनि कब हो सकती है, तो यदि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ई और मिलने वाले शब्द की प्रथम ध्वनि ई हो तो ई की ध्वनि आएगी। यदि ये ई जो है प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ई है, उसकी जगह यदि ई हो गया, तो ई यदि ई के साथ संधि करें तब भी आपके ई की ध्वनि आएगी। और स्थिति देखते हैं, यदि इस ई की जगह ई आ जाए और यह ई इस ई से संधि करें तब भी ई की ध्वनि आएगी, और ई की संधि ई के साथ हो तब भी ई की ध्वनि आएगी। इसका मतलब ई की संधि ई के साथ हो तो ई की ध्वनि आएगी। इसके अलावा कोई भी ऐसी स्थिति बनती नहीं है जिसमें आपके ई की आवाज आ सकती है, की ध्वनि आ सकती है। ठीक है, चलिए इसमें कुछ उदाहरण के साथ मैं स्पष्ट करता तो और समझ में आएगा। अभी धन इष्ट, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं, अभी उपसर्ग भी है। एक थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ इसमें, जितने भी उपसर्ग आपके आएंगे तो उपसर्ग की ये पहचान होती है कि उसकी ध्वनि है वो हमेशा लघु होगी, दीर्घ ध्वनि नहीं होगी। जैसे लघु मात्रा है अभी, अधि, अभी, है ना, अनु, तो सब में ये छोटी ई आती है। तो अभी धन इष्ट, ई का मेल ई के साथ हुआ तो ई धन ई, तो क्या बन गया आपका
अभीष्ट, अभिष्ट। इसी तरह से और शब्द देखें आप, गिरी धन इंद्र। ई का मेल ई के साथ है ना, ई और ई मिलके क्या बनेंगे, तो दीर्घ ई कर दिया ये, और गिरीन्द्र। इसी का एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, गिरी धन ईश, गिरी धन ईश, तो क्या बनेगा, गिरीश। ठीक है। अब और उदाहरण देखिए आप, मही धन इंद्र। ई दीर्घ है और ये ई लघु हो गई, और ये दोनों मिलके नई ध्वनि बनाते हैं ई की और महींद्र की। रजनी, ये दोनों दीर्घ ई के उदाहरण बता रहा हूं मैं। रजनी धन ईश, रजनी ई है और ये ई है, ई मिलके भी ई की ध्वनि बनाएंगे, और रजनीश, रजनीश। और शब्द देखिए, हरि धन इच्छा। तो ई और ई लघु लघु दोनों मिल गई और दीर्घ ई बनाएंगे, हरि इच्छा। इसी में देख सकते हैं जैसे हरि धन ईश है तो हरीश, ये दीर्घ ध्वनि बन जाती है। आइए इसमें परीक्षा में जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये तो मैंने अभी ई कैसे आती है वो कंसेप्ट आपको क्लियर करवाया है। अब हम देखते हैं कि परीक्षा में जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उस आधार पर अपन करके देखते हैं। इसमें जैसे आपके पास शब्द पूछा गया अभिप्सा, ये स्कूल लेक्चर शीट 2010 के अंदर अभिप्सा शब्द पूछा गया। अभिप्सा का अभिप्सित शब्द था, अभिप्सा नहीं अभिप्सित, अभिप्सित शब्द भी अभिप्सा से ही बनता है। तो इसमें देखिए आप, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा। तो स्टेप 1 आप देखिए कि पहले संधि कहाँ पे हो रही है, तो यहाँ ई की ध्वनि आ रही है, वहां पे संधि हो रही है। तो संधि आपने ठीक ठीक पहचान कर ली कि भ के साथ ई की जो ध्वनि है वहां संधि है। ठीक है। अब ये ध्वनि कौन सी आ रही है, तो ई की ध्वनि आ रही है। अब ये ई की ध्वनि कैसे बनती है, तो ई की संधि ई के साथ हो तो ई की ध्वनि आएगी। ठीक है। अब इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो अब अभी आपके सामने पहले भी आया था ये अभिधनिष्ठ, तो अभी में भी हमेशा छोटा होगा, लघु मात्रा होगी इसकी। अभिधन इप्सा, और इप्सा है वो हमेशा दीर्घ ही आएगी। उसको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। अभी आपको दिक्कत आ रही होगी कि सर इष्ट है तो ई बड़ा है कि छोटा है, इंद्र है तो बड़ा है छोटा है, ईश है तो बड़ा है छोटा है। तो इसका एक मैं ट्रिक बता देता हूँ, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। इच्छा में जैसे है तो ई छोटा है बड़ा है, तो एक छोटी सी मैं ट्रिक्स है वो मैं आपको बता दूंगा, नोट करा दूंगा। इसके बाद ये दिक्कत नहीं रहेगी आपको कि कौन सी मात्रा हम लगाए, छोटी लगाए बड़ी लगाए। एक दो लाइन है वो मैं नोट करा देता हूँ, अभी एक बार समझते जाइए आप। अभिधन इप्सा, ई छोटी और ये बड़ी और ई मिलके आपके नया शब्द है अभिप्सा। कुछ और उदाहरण में बता देता हूँ जिस तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी इतना यदि आप चाहें तो नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ई का मैं बता देता हूँ, इससे आपको समस्या नहीं रहेगी। ई कहाँ होती है और ई कहाँ आएगी, है ना। तो एक इष्ट, इच्छा, एक इत इष्ट इच्छा, इव, और कौन सा है क्या, एक इत इष्ट इच्छा इव,
इंद्र, हाँ इंद्र ले गया। ये सब आपके कौन से होंगे, ई वाले, ठीक है। तो ये यदि याद रखेंगे तो जब भी सामान्यतः यही शब्द मिलते हैं। दूसरा वाला शब्द होगा उसमें ई कई इष्ट इच्छा इव इंद्र, ये शब्द होंगे। दूसरा आएगा ई कहाँ होता है, तो इच्छा, इक्षक, इक्षण, ईप्सा और कुछ रह इच्छा, इक्षण, इक्षक, सॉरी ये इक्षण इक्षण दो बार लिख दिया तो इसको इक्षक कर देते हैं। इक्षक, इप्सा, ईश, इक्षा, इक्षक, इक्षण, इप्सा, ईश, बस काफी है। ये इतना यदि याद रह जाता है तो आपके कभी भी ये दिक्कत नहीं आएगी कि इसमें छोटा है कि बड़ा है। बस आप ये दो लाइनें याद कर लीजिए, ई तो ई कई तेष्ट इच्छा इव इंद्र, और ई है तो इक्षा, इक्षण, इक्षक, इप्सा, ईश, है ना। एक और ट्रिक जैसे थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ईश हम कहते हैं, ईश का मतलब ईश्वर। अब इस संसार में जब ईश्वर है उससे बड़ा भी कोई है क्या? तो जब कोई बड़ा है तो उसके साथ ईश्वर का तो ई ही आएगा, दीर्घ ही आएगा, इसमें कहीं छोटा करने की जरूरत है ही नहीं। इसी तरह से इच्छा आप छोटी रखिए लेकिन इप्सा आपकी बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो इच्छा छोटी, ई छोटी है मतलब, और इप्सा मतलब और ज्यादा बड़ी इच्छा होती है उसको इप्सा बोला जाता है। तो इच्छा छोटी होनी चाहिए लेकिन इप्सा बड़ी होनी चाहिए, तो ये इप्सा में ही दीर्घ होगा। इस तरह से कुछ याद करने की ट्रिक्स है। यदि ये इतनी दो लाइनें आपके याद रहेगी तो ये हमेशा की झंझट ही खत्म हो जाएगी कि इसमें क्या कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। और शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी आपका कभी भी शब्द गलत नहीं होगा। चलिए कुछ मैं शब्द लिखता हूँ, उसका भी संविच्छेद करेंगे। परीक्षक, कवींद्र, वीक्षण, नारीश्वर, और दो चार शब्द ले लेते हैं। प्रतीक, सचिंद्र, परीक्षा, प्रतीक्षित, चलिए इनका अभ्यास कर लेते हैं। परीक्षक, संधि कहाँ पे हो रही है? तो र के साथ दीर्घ ई की मात्रा है, यहाँ संधि हो रही है। अब ये ई कैसे आया? तो ई की संधि ई के साथ होगी तो ई आएगा। चलिए इसका संधि विच्छेद करें। तो परी उपसर्ग भी है, आगे और अपन पढ़ेंगे। इसका मतलब ई हमेशा छोटा होगा, परी। और अभी मैं आपको एक ट्रिक बता चुका हूँ, इक्षक, तो इक्षक में ई हमेशा दीर्घ होगा। तो ये हो गया इक्षक, तो परी धन इक्षक परीक्षक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए संधि कहाँ पे हुई? तो वह के साथ ई की मात्रा, संधि हो रही है, ई ध्वनि आ रही है, ई ध्वनि आ रही है, इसका मतलब दीर्घ स्वर संधि है। और ये ई की ध्वनि कब आती है? तो ई की संधि ई के साथ हो तब ई आएगी। तो यहाँ शब्द क्या बनेगा आपका संधि विच्छेद में? कवि ई हो गया, और इंद्र में हमेशा ई छोटा होता है, ये मैं बता चुका हूँ यहाँ पे टिप में। तो कवि धन इंद्र, कविंद्र बन गया आपका। नेक्स्ट देखिए वीक्षण, तो वह के साथ ई की मात्रा, संधि यहाँ पे हो रही है, संधि विच्छेद करिए। तो वी भी उपसर्ग है आपका, इसलिए मात्रा हमेशा छोटी होती है। और इक्षण का मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे ई दीर्घ होगा, तो वी धन इक्षण वीक्षण, ठीक है। ये देखिए नारीश्वर, र के साथ ई की मात्रा, ई की ध्वनि आ रही है। अब इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? तो नारी
र के साथ ई की मात्रा दीर्घ होगी हमेशा। एक बात और यहाँ ट्रिक बता रहा हूं मैं कि जब भी स्त्रीलिंग शब्द होता है तो उसकी अंतिम ध्वनि होती है वो दीर्घ ध्वनि होती है। ये ध्यान रखेंगे तो नारी आप कभी छोटा नहीं लिखेंगे। और वैसे भी नारी है वो बड़ी ही है ना, नारी को बड़ी मानना पड़ेगा आपको। तो नारी, और यहाँ क्या आ रहा है, ई की ध्वनि है तो ई यहाँ हटी, और ये ई है वो ईश्वर, तो ईश्वर में तो ईश से ईश्वर बनता है, तो ईश्वर। ठीक है, ये और कर लीजिए। संधि कहाँ पे हुई, तो त के साथ ई, प्रतीक है ना, तो ई की ध्वनि आई, ई का संधि विच्छेद करिए तो प्रति धन ईक। ईक मैं बता चुका आपको, ईक ईत युव ये सब हमेशा छोटी मात्रा होगी, तो प्रति धन ईक। सचिंद्र, ये भी बहुत अच्छा शब्द है। सची इंद्र की पत्नी को कहा जाता है, मतलब स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द है, इसका मतलब सची में ची दीर्घ होगा, सची और इंद्र, सचिंद्र। ठीक है। परीक्षा, वही परीक्षा, तो परी शब्द तो आपका उपसर्ग है, परी, री छोटा होगा, और इक्षा है वो बड़ा है, इक्षा है ना, तो परीक्षा हो गया। प्रतीक्षित, ये भी देखिए, प्रति उपसर्ग है तो ती छोटी होगी, प्रति, और इक्षित तो इक्षा, इक्षक, इक्षण ये सब मैं बता चुका हूं, तो यहाँ इक्षित आप कर दीजिए। यदि इस तरह से आप करते हैं तो संधि विच्छेद कहीं पर भी गलत नहीं होगा। इससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है और त्रुटि नहीं होगी, ये बिल्कुल मैं दावा कर सकता हूँ। यदि इस आधार पर और आप जिसको जैसे 4-4-8 उदाहरण ये बताए, 7-8 उदाहरण वो बताए, तो कम से 15-16 उदाहरण मैंने बताया कि 10 उदाहरण यदि और आप कर लेते हैं इसी पैटर्न के, तो आप कहीं पर भी त्रुटि नहीं करेंगे, आसानी से आप पहचान कर लेंगे और पहचान के बाद उसका ठीक ठीक संधि विच्छेद कर लेंगे। परीक्षा में एक जरूर ध्यान रखना है आपको कि आप कभी भी ऑप्शन सीधे नहीं जाए, आप अपना संधि विच्छेद पहले से तैयार रखें। जैसे आपके पास शब्द आ गया परीक्षक, ठीक है, अब परीक्षक शब्द आ गया तो परीक्षक का संधि विच्छेद आप पहले कर लीजिए, ये परि धन इक्षक। फिर आप विकल्प में देखिए कि मैंने जो निकाला है वो किस विकल्प में, तब आप सही करेंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि अ पढ़ लिया, ब पढ़ लिया, स पढ़ लिया, ध पढ़ लिया। अब जब चारों आप पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, पहले आप अपना खुद का परीक्षण कर लीजिए, पहले देख लीजिए कि मैं इसको सही कर लेता हूँ। जैसे नारीश्वर शब्द है तो नारी धन ईश्वर, ये मैंने मेरा संधि विच्छेद कर लिया। अब मुझे ये मेरा सही उत्तर है वो किस विकल्प है वो ढूंढना है। यदि इस तरह से आप करेंगे तो नहीं त्रुटि होगी। चलिए आगे स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए और आगे मैं ऊ की मात्रा कैसे बनती है वो मैं बता देता हूँ। ऊ की ध्वनि, संधि के फलस्वरूप ऊ की ध्वनि कब होती है, तो हम देखें ऊ की संधि ऊ के साथ हो, ऊ की संधि ऊ के साथ, ऊ मेल करता है ऊ के साथ, तब ऊ की ध्वनि आएगी। एक स्थिति ये होती। दूसरी स्थिति ये देखते हैं कि ऊ की जगह ऊ आ जाए और ऊ के साथ संधि करे, तब भी ऊ की ध्वनि हो सकती है। चौथी अगली स्थिति मतलब ऊ, यदि ऊ की संधि ऊ के साथ हो तो भी ऊ की ध्वनि आ सकती है, और ऊ की संधि ऊ के साथ हो तब भी ऊ की स्थिति आ सकती है। ठीक है, तो हमारे पास ये केवल 4 कंडीशन होती है। तो ऊ की संधि ऊ के साथ हो तो ऊ की ध्वनि आएगी। इसके अलावा कोई भी ऐसी स्थिति बनती ही नहीं है जिसमें ऊ की ध्वनि आपके पास आए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कुछ शब्द तब और ध्यान में आएगा। सुदंउक्ति, ठीक है, इस शब्द को देखिए, ऊ है,
सु है वो उपसर्ग है, ध्यान रखना। तो उपसर्ग इसका मतलब उसकी मात्रा हमेशा छोटी होगी, और ये उक्ति शब्द है, ठीक है। तो ऊ की संधि ऊ के साथ हो रही है, तो नया शब्द बनेगा आपका, और ध्वनि आ जाएगी आपकी ऊ की, दीर्घ की, और नया शब्द बन गया आपका सुक्ति, ठीक है। और शब्द देखिए, भानु धन उदय, ऊ की संधि ऊ के साथ हुई तो ऊ दीर्घ बन गया, और नया शब्द बन गया आपका भानुदय, ठीक है। और देखिए, लघु धन उत्तर, तो ऊ की संधि ऊ के साथ हुई, और ध्वनि बन गया आपके दीर्घ, और लघुत्तर। और उदाहरण देखिए आप, सरयू, सरयू नदी का नाम है, इसलिए ये ऊ बड़ा होगा। सरयू धन उर्मी, उर्मी लहर के लिए आता है, तो सरयू के अंदर उठने वाली उर्मी सरयुर्मी होगी। सरयू ऊ और ऊ मिलके आपका ये बन गया ऊ दीर्घ ध्वनि, और सरयुर्मी। और शब्द देखिए, जैसे वधुक्ति है ना, वधु स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऊ बड़ा होगा, और उक्ति ऊ छोटा, वधु ऊ और ऊ मिलकर क्या बन गया वधुक्ति, ठीक है। ये तो आपके इस तरह से ऊ की ध्वनि आती है, ये समझाने के लिए मैंने ये उदाहरण दिए। अब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि जैसे आता है उस ढंग से अपन देखते हैं। इसमें कुछ शब्द मैं लिखता हूँ, तो इसको यदि आप स्क्रीन लेना चाहे तो ले लीजिए, शॉर्ट ले लीजिए। कुछ शब्द मैं लिख देता हूँ, फिर संधि विच्छेद करेंगे अपन। अनुदीप, मंजूषा, भूधर, और लिखते हैं कटुक्ति, वधोल्लास, और शब्द देख सकते हैं मंजूषा हो गया, सिंधु, भूष्मा, और भूधर, अब देखिए परीक्षा के अंदर इस तरह से प्रश्न बनता है, शब्द पूछा जाता है। जैसे अनुदित शब्द भी अच्छा है, ये आपका शब्द शुद्धि की दृष्टि से बहुत अच्छा शब्द है, क्योंकि हिंदी के अंदर सामान्यतः हम त्रुटि क्या करते हैं कि हम ये बोल देते हैं कि अनुवादित, जो हिंदी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, अनुवादित नहीं होता वो, अनुवाद और ईद जोड़ के हमने बना दिया अनुवादित, तो वो गलत है। जो रचना अनुवाद की हुई होती है उसको कहा जाता है अनुदित, तो ये ध्यान रखें। अच्छा शब्द है इसलिए मैंने लिख भी दिया इसको। अब अनुदित का संधि विच्छेद करना है, ठीक है। संधि कहाँ पे हुई वो पहचान करें पहले। तो ये दो शब्द हमको दिख रहे हैं, एक तो अनु है और एक उदित है, और ये दोनों मिलके ऊ की ध्वनि दे रहे हैं, ठीक है। ऊ दीर्घ ध्वनि है, इसका संधि विच्छेद करना है हमको। अनु है वो उपसर्ग भी है, तो उपसर्ग है, इसका मतलब इसकी जो मात्रा होगी वो हमेशा छोटी होगी। ये फिक्स है, आप ध्यान में रखिए, जितने भी उपसर्ग हैं तो उनकी मात्रा हमेशा छोटी होती है। अनु धन उदित, तो ये हो गया उदित, अनुधन उदित। मंजूषा, मंजूषा, मंजू की जो आवाज आई ऊ की, वहां आपके संधि हो रही है। अब ये मंजू यहाँ स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, मन में जन्म लेने वाला उसको मंजू कहा जाता है। तो मंजू धन उषा, मंजू धन उषा,
मंजूषा, उषा का वो हमेशा छोटा ही होता है। ठीक है। भूधर्व, भूधर्व में 2 बार शब्द लिखते हैं, सॉरी मैं मिटा देता हूँ उसको, उसकी जगह कोई भी दूसरा शब्द लिख देते हैं। इसको कटुक्ति वधुक्ति कर देते हैं, लेकिन शब्द कर देते हैं, इससे आपको समझ में आसानी से। मंजूषा, भूधर्व। ठीक है, भूधर्व है तो ऊ की ध्वनि आ रही है। अब ये ऊ है वो कैसे बना, तो आप भूगोल पढ़ते होंगे, हमेशा भू दीर्घ ही होता है, और इसके साथ उधर, उधर मतलब ऊपर की ओर जाने वाला, यहाँ ऊ दीर्घ होता है, भू धनुधर भूधर। ठीक है। सिंदूर में यहाँ पर भी ऊ की ध्वनि, और ऊ की ध्वनि कैसे आती है, तो ऊ की संधि ऊ के साथ। सिंधु, सिंधु है वो पुल्लिंग शब्द है, इसलिए मात्रा छोटी होगी, और सिंधु धन उर्मी, ये हो गया सिंधुर्मी। ठीक है। कटुक्ति, ऊ की ध्वनि है, कटु छोटा होता है ऊ, और उक्ति कठिन वचन जो कहे जाते हैं उसको कटुक्ति कहा जाता है, कटुक्ति। ठीक है। वधुल्लास, यहाँ वधु, और वधु शब्द है वो स्त्रीलिंग है, इसका मतलब यहाँ धू बड़ा होगा, वधु धन उल्लास, वधुल्लास। भूष्मा, भू तो भूगोल का भू, भू दीर्घ ही होता है हमेशा, और उष्मा में भी ऊ बड़ा होता है, ये दीर्घ होता है, भू धन उष्मा। वधुक्ति, तो वधु स्त्रीलिंग शब्द ऊ, और वधु धन उक्ति, वधुक्ति, वधुल्लास, वधुक्ति, कटुक्ति, इस तरह के शब्द होंगे वो आपके दीर्घ संधि में ऊ ध्वनि वाले शब्द होंगे। तो ये इतने उदाहरण स्पष्ट करने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आसानी से आप दीर्घ संधि की पहचान और उसके संधि विच्छेद कर लेंगे, और थोड़ा बहुत अभ्यास आपको और कई शब्दों का करना चाहिए। जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी आपकी पकड़ मजबूत होगी। और मैं आखिर में पूरी ये स्वर संधि पढ़ाने के बाद एक टेस्ट भी लूंगा, जो आप अपना कितना आपने अर्जित किया है या कितना सीखा वो भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलें, और कंटिन्यूस अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।